अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मिनाइल शेख, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख। सबसे पहले आपको पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी अर्ज़ पाक हमेशा से कायम दायम रहे और अल्लाह पाक इसको बुरी नज़रों से बचाए, दुश्मनों से बचाए और ऐसे लोगों से बचाए जो हर वक्त इसको खाने में लगे रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे फेजेस देखे हैं, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ उन्होंने काम किया है और बिजनेसमैन हैं। और उनके बारे में क्या कहूँ कि वो बिल्डर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एंकर भी हैं, अपना पूरा टीवी चैनल्स भी वो रन करते रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके, बहुत सारे मल्टीनेशनल पर्सनालिटी है उनकी, बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इरफान मेमन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी, पाकिस्तान को, आपके देखने वालों को, प्रोग्राम को 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे बहुत खुशी है कि आज 76वां यौम आज़ादी जो है वो हम जब बना रहे हैं तो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल में जो सियासी बहरान से हमारी जान भी छूटी है, वो उसी तरफ सर मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग एक तरफ खुशियाँ मना रहे हैं और एक तरफ एक बहुत बड़ी जो सियासी गहमा गहमी, हुकूमती तब्दीली, ये सब चीज़ें, इवेंट, ये सब कुछ जो मिल रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये जो है, आप बिजनेसमैन तो हैं ही हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह, वो हम आगे एक और चीज़ हम आवाम को बताएंगे कि मुशर्रफ साहब के साथ इन्होंने इनका ताल्लुक रहा है, वो उसके लिए वेट करें। पहले तो ये बताएं कि ये जश्न आज़ादी के महीने में, अगस्त के महीने में, ये इतनी बड़ी हुकूमती जो तब्दीली रोनुमा हो रही है, उसको किस नज़रिए से देखें, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं कि ये जो मुल्क पाकिस्तान है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बुनियाद जो रखी वो हैट्रिक की बुनियाद थी। वो था जुमअतुल विदा, वो था आपके शब बारात, आपके शब कदर और आपकी रमज़ान मुबारक। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो रमज़ान मुबारक है वो हैट्रिक की बुनियाद पे जो है उसका वजूद रखा है। तो हम रहें ना रहें, ये मुल्क ने चला है, ये मुल्क ने आगे बढ़ना है। अच्छा, जो दुश्मनों की साजिश है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, हम इसको तोड़ देंगे, हम इसकी बीच में नक़ब लगा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप जैसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसको, जैसे रमज़ान में के महीने में वजूद में आया, तो क्या मुमकिन है कि इसको, इसके नक़ब लगाना, इसको तोड़ना? नहीं होता। देखिए, ये तो सोचना भी हम जैसे नौजवानों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, जो कि आज आप देखें, आप इस वक्त पूरी आवाम को तर्जुमानी कर रही हैं, आप पूरी कौम की तर्जुमान हैं आप। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं मुख्तलिफ शोबे में, जैसे एक पॉलिटिक्स में भी मैं जनरल मुशर्रफ साहब का तर्जुमान हूँ, तो मैं बिज़नेस में भी, बिज़नेस कम्युनिटी का भी तर्जुमान हूँ। मेरा ये बिल्कुल एक पक्का, ये एक, मैं समझता हूँ कि मानना नहीं है, मैं यकीन ये बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को बिज़नेस कम्युनिटी ने बनाया। और सर आदम जी ने वो पहला ब्लैंक चेक दिया कि जिससे इस मुल्क की पहली सैलरी तकसीम हुई, तो वो बिज़नेसमैन थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल में आज जो 14 अगस्त के हवाले से खुशी तो एक तरफ है ही, मगर मायूसी इस बात की ज़रूर है कि पाकिस्तान में वैक्यूम, आज सियासी वैक्यूम है। इस सियासी वैक्यूम की वजह से जो माशी बहरान और जो दिफाई चैलेंजेस हैं, आज सिक्योरिटी के बहुत सारे चैलेंजेस आपके खुल के सामने आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी अभी सामने आई हैं। तो फिर इस वक्त दुश्मन जो हैं, वो ज़ाहिर बात है कि उनके लिए आसान है कि वो अटैक करना या किसी भी तरीके से हमें इंगेज करना किसी तरीके से। आज आप देखें कि वाघा बॉर्डर पे मैं देख रहा था कि दोनों तरफ बहुत जोश और खरोश नज़र आ रहा था, बड़ा जज्बा और जुनून था। ऐसा जुनून नज़र आ रहा था कि जैसे हम एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हैं कि बस कि आपकी क्या बात हो। मैं समझता हूँ कि वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। आज दुनिया जो है वो ये समझती है कि हमें सबको यूनाइटेड होना होगा। आज माहौलाती तब्दीलियां जो आ रही हैं, आज आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ले आ चुके हैं, सैलाब आ चुका है। और आपने जो हुकूमती, मैं उस बात पे आना चाहूँगा कि जो आज 14 अगस्त का दिन और 11 अगस्त जनरल मुशर्रफ साहब का बर्थडे भी था, और उन्होंने कहा था 2008 के अंदर, जब उन्होंने आखिरी अपनी जो कौम से खिताब किया था, अपना जब रिज़ाइन उन्होंने दिया था इस अपनी प्रेसिडेंसी से, तो उन्होंने कहा था कि इस मुल्क का खुदा ही हाफिज। अब आप ये देखें कि वो वर्ड उन्होंने क्यों कहे थे,
और आप ये देखें, देखिए मैं यहाँ पे आपके व्यूवर जो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप देखें कि 99 से 2002 ये 3 साल के टेन्योर में 14 रुकनी कैबिनेट से, सिर्फ 14 रुकनी कैबिनेट से ये मुल्क कैसे चला। इस मुल्क को उन 14 लोगों ने कैसे चलाया कि 9/11 भी फेस किया, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस थे, एम्बार्गोज लगे हुए थे, हम पे पाबंदियां लगी हुई थी दुनिया की, मगर एक ऐसा विजन, देखें 4 चीजें लेके वो चले। उन्होंने कहा विजन सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद मिशन, उन्होंने अपने लिए मिशन के लिए वो 14 लोग तैयार किए जो सिर्फ पूरा पाकिस्तान चलाने में कामयाब भी हुए 3 साल। फिर उसके लिए स्ट्रैटेजी बनी। स्ट्रैटेजी में क्या हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्टअप मिला, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूस्टअप मिला, आपकी मीडिया को आज़ाद किया गया, वुमेन इन पावर पे काम किया गया। पाकिस्तान का आम शहरी रोज़ अपने घर पे बेहतरीन फ्रूट के साथ खाना खा के सोता था, ये वो दौर था। मगर जब हम जमहूरियत की तरफ आए, काफ लीग जब हमने बनाई और फिर उसके बाद जमहूरियत आगे बढ़ी, तो फिर डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। फिर वो रिवेंज जो है वो आज तक वो चल रहा है, रिवेंज। इरफान साहब, आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस लीडर होने की हैसियत से आप जो हमारी सियासी मुश्किलात हैं, तो हमारी जो अशराफिया है सियासी, वो अहल है क्या इस चीज़ को, किस तरह से सियासी मुश्किलात को, ये माशी मुश्किलात को कैसे हल करेंगे? आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है, यानी कि आपके सवाल में ही जवाब है कि आप खुद कितनी मायूस हैं ये सवाल करते हुए, कि आपको खुद ये महसूस हो रहा है कि बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि इनके पास सलूशन नहीं है। आज ये 1.5 साल की क्रेडिट लेने जा रहे हैं कि हमने अपने वोट को कम करके पाकिस्तान को बचा लिया। IMF से हमारी जो है वैसे जान छूट चुकी थी 2008 में, हम छूट चुके थे। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने वो जो वर्ड कहे थे वो इसी बात पे कहे थे कि उन्हें ये अंदाज़ा था कि ये नाहिल हैं, नालायक हैं, इनके अपने हम आजमाए हुए हाथ थे ना। आज आप ये देखें कि कहाँ गए वो प्लेटलेट्स, कहाँ गई वो बीमारियाँ। जो नवाज शरीफ आज यूरोप घूम के आए, उम्रा करके आए, देखिए तमाम सियासी पार्टियों को आज़ादाना तौर पे सियासत करने का हक होना चाहिए। गलतियां तमाम सियासी पार्टियों से हुई, इदारों से भी हुई, कोई भी मुकद्दस काउ नहीं रहा, कोई भी। मैं समझता हूं कि सबको अपनी गलतियों को मान के इस 14 अगस्त के दिन जब आप अपनी आज़ादी का दिन बनाएं, तो इस अज़म के साथ बनाएं कि माजी को भूल के, उससे कुछ सीख के, पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम जो है, जो इस वक्त आपकी इन तमाम तर चीज़ों को देख रही है और वो इदारों की तरफ देख रही है। बिल्कुल। अच्छा, इदारों का जैसे आपने बताया कि जैसे कि हालिया तासुर है कि फ़ौज की मदद के बगैर आपके सियासी, सफारती कोई भी जो इदारे वो नहीं चल सकते हैं, तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि फ़ौज चाहती क्या है, कि ये सब के ये सारे इदारे जो है इसके ज़ेरे असर रहें, इसके नीचे रहें, इसके पास रहें, या जो नाकाबिल सियासी जो है सियासत में आकर ये खुद इंटरफेयर करें? मतलब देखा जाता है फ़ौज के बगैर नहीं चल सकते इदारे। नहीं, आपकी देखिए बात आपको बताऊं, ये बड़ा गलत तासुब हो चुका है। आपका जो सवाल है उसका जो आप जो पूछना चाह रही हैं, असल आपका मकसद ये है कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि ये जो सियासत है ये इदारों के बगैर क्यों मुमकिन नहीं है। जी, अब मैं आपको बताऊं, यही आपका यही सवाल है। तो मेरा जवाब ये है आपको कि ये एक तासुब बना दिया गया है। इदारों के पास अपने दिफा के लिए टाइम नहीं, जितना टाइम इंगेज होता है उनका, इदारों के पास टाइम नहीं है कि वो इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। मगर जब आप खुद इस नाहिल और नालायकी के साथ पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे, तो फिर रियासत के उबूर जब पूरे नहीं होंगे, रियासत जब काम नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली आपकी ये जाहिर बात है, आज आपका कोई भी दुनिया का जो दोस्त मुल्क ममालिक आपके जितने भी हैं, वो आपकी इन मौजूदा हुकूमतों पे तो यकीन ही नहीं रखते। आपके आर्मी चीफ को पहले जाना होता है, जब वो आर्मी चीफ होके आते हैं तो उसके बाद आपके वजीर आजम वहाँ तशरीफ लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हल ये डेमोक्रेसी जो हम बदबूदार, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब इस काबिल नहीं रही। और शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया परसों, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने जिस हकीकत पे मबनी अपने बयान दिए और बहुत खूबसूरत कहा कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ
कि ये जो 5 साल है हमने कौम को कुछ नहीं दिया, और ये जो आखिरी 1.5 साल में उन्होंने तमाम तरमीम की हैं उसमें कोई भी अवामी कोई भलाई की तरमीम नहीं थी, ना कोई फंडामेंटल राइट्स थे। इसमें सिर्फ इनकी वो पुराने दाग जो है ना सर्फ एक्सल से धुले जी। तो मैं समझता हूँ कि फिर इदारे को मजबूरन अपना हक अदा करना होता है, और मैं आज आपको बता दूं कि कौम इस वक्त इदारों की तरफ देख रही है। क्योंकि देखिए ना, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान जब बन गया और उनको पता है कि कितनी शहादतें, एक बॉर्डर पे खड़ा हुआ हमारा सिपाही शहादत दे रहा होता है, हम सो रहे होते हैं, तो फिर हम वो पाकिस्तान को लुटते हुए कैसे नहीं। मगर मिनाइल देखें, यहाँ पे इदारों को भी देखें, मैं समझता हूँ कि अपनी ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पार्टिसिपेशन होती है पॉलिटिकली, आजकल तो आपको पता है आसिम मुनीर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बयान दे दिया कि हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर हैं और हमें ये तंग भी ना किया जाए, मगर ये अल्फाजों तक तो महदूद है। मगर जहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है। मगर ये मजबूरी भी है कि इस मुल्क को इस वक्त माशी चैलेंजेस हैं, दिफाई चैलेंजेस हैं, सी पैक आपका जो है इस वक्त फ्रंट फुट के ऊपर हम आ रहे हैं। तो ये इन हालात के अंदर ये जो इस वक्त सियासी वैक्यूम है, इन हालात में आप कैसे दुनिया के साथ अपने बड़े बड़े फैसले करेंगे? आपको बड़े फैसले करने हैं। और ये जो इंटरम गवर्नमेंट आई है, मैं यहाँ पे अनवारुल हक काकर साहब को मैं ज़ाती तौर पे भी कुछ उनके बारे में राय रखता हूँ कि वो बहुत ही एक ईमानदार, कंधों पे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं, वो बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत ही हॉनेस्ट हैं। और आपको एक दूसरी बात बताऊँ कि जो बलोच ट्राइब है, बलोच ट्राइब आपको बता दूँ कि मुहिब्बे वतन है बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको बताऊँ कि ये छोटा सूबा आबादी के हिसाब से छोटा है, रकबे के हिसाब से वो पूरा पाकिस्तान चला रहा है, सही है, और सी पैक उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, ठीक है ना। मगर इस सूबे से आज वज़ीर आज़म का लेके आना, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सियासी पार्टी का काम नज़र नहीं आ रहा। आप समझ रही हैं मेरे बात इशारा कि ये कोई ना कोई मेरे ख्याल से काकर साहब से बेहतर काम लिया जाएगा। अब आने वाली सियासत के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि वो मोरूसी सियासत ख़त्म होगी और आपको ये जो इंतकामी जो कार्रवाइयाँ होती हैं हुई नज़र आती हैं उसमें भी कमी आएगी। मगर फिर यही कहूँगा कि मेरा तो हमारे आर्मी चीफ से, सिपह सालार से यही रिक्वेस्ट होगी कि हम इस बात के अब मुतामिल नहीं है कि नया कोई एक्सपेरिमेंट करें। हमें एक बेहतर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए जो भी आइन के अंदर तरामीम, जब 18वीं तरमीम हो सकती है तो 19वीं तरमीम भी हो सकती है, 20वीं तरमीम भी हो सकती है। और अगर पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए कोई तरमीम लाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप अपने ये ताकत जो है हमारी, इस कौम की ताकत, आपके साथ कौम की ताकत है, आपके साथ कौम खड़ी है तो आप ताकतवर हो, वरना आप कुछ भी नहीं हो। तो आज कौम आपके साथ खड़ी है, आपके सर का, आप हमारे सर का ताज हैं। मगर आपको जब कोई गलत बोलता है, आपके हवाले से कोई गलत बात आती है, तो फिर यहाँ दर्द होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि इदारे हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। ये आए थे, आएंगे और आते जाते रहेंगे। तो हमारे बात ये आए थे, आएंगे और आते जाते रहेंगे। अच्छा, मुझे एक और बात ये बताइएगा कि मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनके साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक, बहुत, हर जगह आप उनको लहर में उतारने वाले, आप उनकी हर चीज़ को देखने वाले, आप उनके मामले ख़ुसूस से आप उनके विजन को कैसे बताएंगे, कैसे वो करेंगे? बहुत सिंगल एजेंडा था हमारा। देखिए कितना खूबसूरत एजेंडा था, सबसे पहले पाकिस्तान। अब आप बताएं, जिस मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन के अंदर, सेंट्रल आइडिया के अंदर आपको समझ आ जाए कि मकसद क्या है, बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान। अब इस सबसे पहले पाकिस्तान के नारे के पीछे चले जाएं, तो जब वो 99 में आए तो वो आए नहीं थे, मजबूरन उन्हें आना पड़ा मजबूरन। अच्छा, ये बात जो है हमारी आवाम को खुलकर आप थोड़ा बताएं कि उनको आने का शौक नहीं था, उनको सियासत और वजारत का शौक नहीं था, मजबूरी में उनको आना पड़ा। देखिए आपको बताऊं, श्रीलंका वो तो दौरे पे थे और एक फ़ज़ाई हुदूद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आ गए चुके थे। वो फ्लाइट में एक आम तमाम जो एक नॉर्मल फ़्लाइट होती है, उस फ्लाइट से वो आ रहे थे, नॉर्मल एक फ़्लाइट से वो आ रहे थे और उसमें आम पब्लिक मौजूद थी। और जिस तरीके के माहौल वहाँ पैदा किया गया, देखिए आर्मी चीफ पाकिस्तान के वो थे, और वो ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने कारगिल का एक मार्का मारा और 2 दिन करीब, 1.5 से 2 दिन के करीब वो इंडिया के अंदर रहे। अच्छा। वो एज ए आर्मी चीफ पहली बार
पाकिस्तान की तारीख में, इंडिया की तारीख में किसी आर्मी चीफ ने 1.5 दिन उसके घर में गुजारा, जिसको इंडिया खुद मानता है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे, और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में जनरल मुशर्रफ साहब जिस तरीके से उन्होंने इनकलाबी तौर पे फैसले किए, कुछ फैसले ऐसे थे कि जो पाकिस्तान की पब्लिकली जो है ना बज़ाहिर पे वो अच्छे नहीं थे, मगर लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखें तो 9/11 में उन पे क्लेम किया जाता है कि आपने ब्रेक का कहा जा रहा है। हम लेट्स टेक अ गेट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम यही इनके विजन को आगे बताएंगे, पूरी आवाम को बताएंगे कि वो फैसले थोड़े बज़ाहिर तो गलत थे, लेकिन आज वही चीज़ आ रही है कि सबसे पहले पाकिस्तान। स्टे विद अस, मैं नाइल शेख। वेलकम बैक नाजरीन, वीनस के मेहमान विद नाहिल शेख। हमारे साथ मौजूद है इरफान साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के राइट हैंड, मामले ख़ुसूसी बहुत बड़े बिजनेसमैन, CPEC के अंदर उनका कितना मतलब एक फाउंडर भी हम कह सकते हैं उनको, और इसके साथ साथ एक बिल्डर जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनके बहुत सारे ब्रांड हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं हॉट इशूज़ पर, मुल्की सियासी तब्दीलियों के ऊपर। 14 अगस्त में उन्होंने हमें बहुत अपना कीमती टाइम निकाल कर दिया। इनसे बात, जहाँ से हमारी बात अधूरी रह गई थी वहीं से बात करते हैं। अच्छा इरफान साहब, मुझे एक बात ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान के हुक्मरान वो अहमियत देते हैं जो देनी चाहिए, क्योंकि चलाई बिजनेस कम्युनिटी रही है? और अच्छा एक और चीज़ ये मैं ऐड करना चाहूँगी कि काकर साहब को वहाँ बलूचिस्तान से लेकर आएंगे, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इसको चला रहे हैं, क्यों बिजनेस कम्युनिटी में से कोई जो है निगरान गवर्नमेंट के लिए कोई अहल नहीं था क्या कोई भी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आपने एक अच्छी सजेशन भी दी साथ में। देखिए मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान का सलूशन है। ये वाहिद एक मैं समझता हूँ कि अगर दिफाई तौर पे अगर बॉर्डर की हिफाजत अगर इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान कर रही है और शहादतें दे रही है, तो इस वक्त आपकी माशी बॉर्डर के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी खड़ी है और वो अपना इस वक्त जहाद कर रही है इन हालात में। क्योंकि पिछले 15 साल 16 साल अगर आप पीछे के तिनियोर देख लें, 2008 से लेके आज आप GDP देख लें, आज पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का देख लें, आज पाकिस्तान के अंदर इतनी हद तक बेरोज़गारी बढ़ चुकी है कि ये जो आपका स्ट्रीट क्राइम्स जो बढ़ रहा है, इसमें 25 से 30% लोग नए हैं। वो बच्चे जिन्होंने कभी क्राइम नहीं किया था, आज वो बच्चे भी यानी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आज काकर साहब के आने पे मैं उनको वेलकम करूँगा। एक मगर बिजनेस का आपकी कम्युनिटी की जो आपने बात कही, मैं उनको मिड टर्म के अंदर नहीं लाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को बाकायदा एक रोल दिया जाए और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी और अफवाज पाकिस्तान और इदारे मिल के पाकिस्तान के फैसले अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका हल पाकिस्तान के पास, जब आप दिफा का हल आपके पास है तो मईशत का हल हमारे पास है। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि मुल्क को बेहतर करना है या आपको इन्हीं 342 जोकरों का सहारा लेना है जिन्होंने 5 साल के अंदर सिवाय अपनी आपस की जंग लड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। पोजीशन आप देख लें कि 117 सीटों के बाद इतने मकबूल लीडर होने के बावजूद भी आज अपनी कुछ गलतियों की वजह से आज वो असेंबली ना तोड़ते, आज वो पाकिस्तान की जमहूरियत को ऐसे आगे चलने देते, उनके जो एडवाइजर्स थे जो जिनके मशवरों पे वो चल रहे थे, उन्होंने मुल्क को बहुत पीछे कर दिया। PDM पगले दीवाने और मस्तानों से बहुत बेहतर थे, कौम उनकी तरफ देख रही थी। अच्छा चलिए, इमरान खान के बाद आपने कही कि बस कुछ गलत फैसले, कुछ उनके जो ये जो महंगाई का तूफान आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, हाँ नहीं तो क्या वाकई ये दुरुस्त बात है कि इमरान खान की वजह से आया है? PDM भुगत रही है और क्या आने वाली? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इमरान खान तो पहली बार हुकूमत में आया। हम तो 76 सालों से रोटी, कपड़ा और मकान और वोट को इज्जत दे रहे हैं। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि ये स्टेटस को अब हमसे क्या चाहता है। PDM तो साफ साफ कह रही है कि हमें उसका भुगतना पड़ रहा है, उनकी वजह से वो कोई खजाना खाली करके चले गए थे, पेट्रोल कहाँ था और अब कहाँ करके चले गए। देखें आपको एक बात बताऊं, तारीख जो है ना वो लिखी जाती है। मोहरिक जब लिखेगा ना तो आपकी और मेरी बात नहीं लिखेगा, जो तारीख होगी वो लिखेगा। तो तारीख जब लिखी जाएगी
तो ये सारे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। मैं मानता हूं कि इमरान खान ने शुरू के जो 2-3 साल थे वो उन्होंने बहुत मुश्किल ब्यूरोक्रेसी थी, वो ब्यूरोक्रेसी थी जो 35 साल की ब्यूरोक्रेसी थी, उसको मैनेज करना। फिर अफवाज पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा, इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल रहा, अदलिया का बड़ा रोल रहा, और पूरी कौम उनके साथ खड़ी थी। इमरान खान ने अपने फैसले, कुछ ऐसे गलत फैसले किए जिसकी वजह से कौम भी तकलीफ में आ गई, इनके प्यार करने वालों को भी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और मैं यहाँ पे बड़ा कैटेगोरिकली ये बात करने की जुर्रत रखता हूँ कि जब 2018 में इमरान खान साहब सियासत के अंदर भरपूर तरीके से ये आए तो मुझे जनरल मुशर्रफ साहब ने दुबई बुला के स्पेशली ये बात कही कि आपको उन्हें सपोर्ट करनी है, क्योंकि स्टेटस को के अगेंस्ट हम थर्ड फोर्स बनाना चाहते थे जो हम नहीं बना सके। हमें तो काम ही नहीं करने दिया है ना। जब 2013 में हम आए, जनरल मुशर्रफ साहब, पहले जनरल मुशर्रफ साहब शुरू के 3 साल वो पूरी दुनिया में लेक्चर देते रहे, कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था, कोई केस नहीं था। जब 3 साल के बाद उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के उन्होंने ये वैक्यूम देखा कि ये थर्ड फोर्स की ज़रूरत है यहाँ पे, उन्हें ये पता था ये क्यों कह के गए थे कि तो इस मुल्क का खुदा ही हाफिज। इसलिए 3 साल जब पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की बुनियाद जो थी उससे लेके यहाँ तक के चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, और 3 साल लेक्चर्स देते रहे, महंगे तरीन लेक्चर्स दिए, दुनिया के महंगे तरीन लेक्चरर हैं वो, और उनके दौर में अच्छा फिर वो लेक्चर दे के 3 साल के बाद जब पाकिस्तान आके उन्होंने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली, बस उसके बाद आप असेंबली का हाल देख लें कि उनके खिलाफ जो है वो सारे केसेस ओपन होने शुरू हो गए। आर्टिकल 6, आप ये बताएं कि एक ऐसे शख्स के ऊपर आर्टिकल 6 कि जो कि इस मुल्क को लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बना के गया, जिसने इस मुल्क को डैम्स दिए, जिसने इस मुल्क को सी पैक दिया, जिसने इस मुल्क को आज़ाद मीडिया दी, जिसने इस मुल्क के अंदर रोटों का जाल बिछाया, जिसने इस मुल्क के अंदर तमाम सूबों के अंदर एक ही आपका निज़ाम था जो आपका बल्दियाती निज़ाम था, सारे नाजिम एक दूसरे से कंपटीशन में थे। मुस्तफ़ा कमाल अगर परफॉर्मेंस कर रहे थे तो पंजाब भी परफॉर्म कर रहा था, KPK भी परफॉर्म कर रहा था, तमाम के तमाम बलोचिस्तान और ये तमाम सूबे उस दौर में तरक्की कर रहे थे। हम 11 तरक्की याफ्ता मुल्क। आज आप टॉक शोज़ का हाल देखें ना, ये 1+3 लोग बैठे हुए हैं, आप उनको सुने, आज लोग उनको सुनते तक नहीं है। क्यों नहीं सुनते? कि ये सारी वही पुरानी दरगाह पे नई चादर चढ़ाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, इनको सच बोलने के लिए याद रखना पड़ता है, सच बोलने के लिए आपको झूठ बोलने के लिए याद रखना पड़ता है, सच बोलने के लिए आपको याद नहीं रखना पड़ता। ये तो सारा दिन झूठ बोलते हैं। तो इनका देखें, मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क जो है अब इन नालायक और नाहिल लोगों का मुतामिल नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकली मैं ये कहने की जुर्रत रखता हूँ, मैं जुर्रत रखता हूँ कि इमरान खान ने सियासत में पाकिस्तान के अंदर वो वोटर निकाला जो कभी वोट नहीं देता था, मगर वो गलती की जो पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि अब इदारों को देखें, बाप जो होता है ना सरबराह होता है, और आप ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी तवज्जो पाकिस्तान पे होनी चाहिए, पाकिस्तान की मईशत पे होनी चाहिए, पाकिस्तान के दिफा पे होनी चाहिए। हमें बाहर से डर नहीं है, हमें इंटरनल डर है। हमें अपनों से बचा लो, दुश्मनों से हम खुद निमट लेंगे। तो इस वक्त मैं जनाब हमारे सपे सालार से कहूँगा और तमाम इदारों को कहूँगा कि इसमें इंटरवीन करें। आप सू मोटो इस पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए 14 अगस्त पे क्यों नहीं लेते? आप 14 अगस्त पे पाकिस्तान के हवाले से सू मोटो लेंगे, या पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त बात के इदारों से कह रहे हैं, उनके सरबराहों से कह रहे हैं कि सो मोटिव एक्शन लिया जाए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। हम खुशियां मनाते रहें और पीछे से हमारा पाकिस्तान खोखला हो जाए, अल्लाह ना करे। इरफान साहब, आप मुझे बताइएगा कि काकर साहब आगे, उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं, वैसे आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन वक्त में हो जाएंगे जिस तरह के होने चाहिए जो कि आइन में, अगर इलेक्शन वक्त पर होते हैं तो किस गवर्नमेंट को आप देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो देखो आइन जो 73 के आइन की हम बात करते हैं, या उस 73 के आइन का होलिया तो देखें आपने क्या कर दिया। अब आप ये देखें कि अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया इलेक्शन का, वो नहीं हो सका। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन होना है, नहीं हुए।
तो अब ये क्या सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा था कि होने चाहिए इलेक्शन। देखिए, ये मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर कुछ खामोशियां भी इख्तियार की जाती हैं वक्ती तौर पे। देखिए, आपको आइन की ही बात कर रहा हूँ कि इस आइन की जो आप बात कर रही हैं, इसमें तो बड़ा कैटेगोरिकली है कि ये जो आपके 90 डेज में होने चाहिए इलेक्शन, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इलेक्शन चाहें तो 90 दिन में हो सकते हैं। आज भी मैं कमल दिलशाद साहब को सुन रहा था और उन्होंने बताया कि अगर निगरां हुकूमत चाहे तो वो 90 डेज में मर्दमशुमारी के इश्यूज़ को भी हल करके पाकिस्तान के अंदर 90 दिन में इलेक्शन करवा सकती है। मगर वो काकर साहब के लिए उनकी जो अब नई वो जो अपनी कैबिनेट बनाएंगे, देखते हैं कि उस कैबिनेट में मैंने सुना है, अभी तो मेरी सुनी हुई बात है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, कि इसाक डार को ही फाइनेंस का जो है वो बनाया जाएगा और इसी किस्म के लोगों को दोबारा जो है वो अपनी कैबिनेट में लाया जाएगा। और इसके ऊपर बात जो उन्होंने रखी है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किल हालात में से IMF से जिस तरीके से इसाक डार साहब ने निकाला है, ये तो आपको पता चलेगा कि इसाक डार साहब ने आपको किस जगह खड़ा कर दिया है। हाँ बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, अवाम कह रही है, अवाम की बात है कि हम किस दलदल में अब फंस चुके हैं। और इसाक डार साहब अगर दुआ, इससे बेहतर है कि कोई बिजनेस कमेटी, उनका कोई हुक्मरान आ जाए, उसका कोई लीडर आ जाए, क्योंकि जब देखे ना मुल्क संभालने वाले ये हैं, चलाने वाले ये हैं, जो है बाहर से, मतलब अब देखे सारे बिजनेसमैन माइग्रेट करते हुए जा रहे हैं, तो मुल्क खाली हो जाएगा, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, कैसे चलेगा हमारा पाकिस्तान? इकॉनमी अगर हमारी ख़राब हो गई, इकॉनमी के बल पर एक मुल्क जो है ना वो रन करता है। तो अच्छा, ये बातें, इसके साथ साथ इरफान साहब, आप जो है बिल्डर भी हैं, आप जो है रियल एस्टेट में काम करते हैं, आप मुझे बताएं कि बिल्डर्स और डेवलपर्स जो है उनकी क्या सोच है, मतलब वो मुतहम्मिल हो सकते हैं क्या, वो अभी इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, मुल्क के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कौमें आगे बढ़ती हैं। देखिए, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी नहीं, बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो 45 to 40% जो लोग हैं जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, उनका सेकंड बिजनेस बाहर मुल्क में था और फर्स्ट बिजनेस पाकिस्तान में था। ये जो 45% लोग पाकिस्तान से बाहर जो बिजनेस कम्युनिटी ने अपना बिजनेस शुरू किया है, उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वो कर दिया और सेकंड ये कर दिया, क्योंकि ये हुक्मरानों की ये नाअहली और नालायकी से। और फिर आप देखें कि 24% इंटरेस्ट रेट, आप ये देखें इस 24% इंटरेस्ट रेट में इतने मुश्किल हालात में बिजनेस कम्युनिटी कैसे काम करेगी? तो आप मुझे जब कहती हैं कि मैं एज ए बिल्डर्स एंड डेवलपर, मैं रियल इस्टेट पे मैंने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जो है ज़्यादातर रियल इस्टेट्स में और टेक्सटाइल सेक्टर में ही गुजारी है, और ये दोनों ही वो शोबे हैं कि जिस शोबे से पाकिस्तान की GDP बढ़ती है, पाकिस्तान की बेरोज़गारी ख़त्म होती है, पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बेरोज़गारी ख़त्म होती है बल्कि पाकिस्तान एक 72 इंडस्ट्रीज़ इस दोनों चीज़ों के साथ चलती हैं। टेक्सटाइल के साथ भी 72 इंडस्ट्रीज़ हैं और आपके बिल्डर्स एंड डेवलपर के साथ भी 72 इंडस्ट्रीज़ हैं, और एक एक इंडस्ट्री हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रही। तो जब आपके टेक्सटाइल चलेगा तो आपका वो जो छोटा तबका है, जिसकी वालदा जो है वो क्रॉपिंग कर रही है, जिसकी बेटी जो है वो स्टिचिंग कर रही है, जिसका बेटा जो है वो प्रेस कर रहा है, तो ये पूरी फैमिली एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर कम से कम अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए वहाँ से सब कुछ हासिल कर लेती है। तो आपको दुनिया से एड नहीं मांगनी, ट्रेड मांगनी है। आप ट्रेड मांगे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल दुनिया में जाता है। हम खुद टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक़ है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बड़ी डिमांड है। पाकिस्तान की बेडशीट, पाकिस्तान का टॉवल, पाकिस्तान का ये जो आपका जितना भी टेक्सटाइल हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के अंदर एक अपनी जगह बना चुका है। सिर्फ इसको मैकेनिज़्म को सेट करने की ज़रूरत है। और ये जो आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो अब शुरू हो चुके हैं, ये सारे के सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे वो हम भी उनमें से शामिल हैं। आज आप गवादर CPEC देख रहे हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसमें। अच्छा, हाँ, ये जैसे आप बात करें गवादर CPEC की, तो हाल ही 10 साल उसके हाल ही में मुकम्मल हुए हैं। आप ये मुझे बताइएगा इरफान साहब, आपका बहुत बहुत पुराना ताल्लुक है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है, और आप आई थिंक CPEC के फाउंडर्स में से, क्या वाकई CPEC पाकिस्तान का गेम चेंजर है?
इस पर तो कोई शक नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है कि ये गेम चेंजर भी है। ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का बाइस भी तो बना हुआ है। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके वो दुश्मन मुल्क हैं जो नहीं चाहते, इंडिया नहीं चाहता आप मजबूत हो, अमेरिका नहीं चाहता कि आप सीपैक के अंदर मजबूत हो। जब आप इतने कमज़ोर मुल्क हो के आपकी ISI आपकी एजेंसी नंबर 1 है, ठीक है, तो जब आप इतने कम बजट के ऊपर इतना मजबूत दिफा आपका मौजूद है, तो आप ये सोचें ना कि पाकिस्तान में कुछ तो अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो इस वक्त आपका जो सवाल था वो आपको एक बार दोबारा। 10 साल उसके। हाँ, अब आप ये जो सीपैक की आप बात कर रही हैं ना, ये जो सीपैक का आपका सवाल है, सीपैक के सवाल में देखिए मैंने 2004 में गवादर ज्वाइन किया, जब वहाँ पे कोस्टल हाईवे ज्वाइन आपका बना नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर कोस्टल हाईवे की जनरल साहब ने बुनियाद डाल दी थी। आज तो वो ईरान तक पहुँच चुका है, और आज जो M9 आपका है वो आपका ईरान आपका गवादर टू चाइना, पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया की आपकी M9 है जो 935 किलोमीटर है। तो आपका ये जो 635 किलोमीटर कोस्टल हाईवे और 935 किलोमीटर आपका M9, आप ये समझ लें ये पाकिस्तान का माशी हब है, ये माशी हब है। यहाँ पे आप निकलती हैं कुंड मलिर से आप आगे बढ़ती हैं ओरमारा से पसनी से फिर आपका गवादर से फिर आपका ये जिवानी, ये सारे के सारे जो आपका बेल्ट है कोस्टल बेल्ट, ये आपका माशी हब है। आप ठीक कह रहे हैं, हमारा पाकिस्तान का माशी हब है, नो डाउट कि ये पाकिस्तान जो सीपैक है पाकिस्तान, और डीप सी वाटर है आपका, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डीप सी वाटर है आप, यानी कि 18 आप यहाँ से सुई फेंकती हैं तो डायरेक्ट 18, तो आप समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी यहाँ पे आपका शिप डोरिंग और लॉजिस्टिक के लिए बर्थ के साथ लगता है। अभी तो 5 बर्तें लगी हुई हैं, यहाँ 500 बर्तों की जरूरत है, तो आप समझ लें कि बहुत जल्द यहाँ पे 50 के करीब तो बर्तें वो आ जाएंगी। सही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर फिर लोग हमसे जो है जेलसी वो नहीं वो तो अब आ गए, लेकिन हमारे साथ जो हमारा जो बेल्ट है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान दुनिया में ना जो ममालिक होते हैं ना अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने लिए या किसी पड़ोस के लिए नहीं सोचते, या हमारे चाइना नहीं, आप देखिए ना, आप अपने मुल्क के लिए सोचे ना, आपके लिए मुल्क के लिए बेहतर क्या है? आपके मुल्क के लिए बेहतर है कि सीपैक कामयाब हो, आपके मुल्क के लिए बेहतर है कि बलूचिस्तान के अंदर बेरोजगारी। मैं आपको बताऊं, आज मिनरल्स आपके पास पाकिस्तान के अंदर दुनिया का महंगा तरीन 63 खरब डॉलर, तो ये इसलिए खत्म हो रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको एक मैनेज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पाकिस्तान का जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इन तमाम चीज़ों में शामिल है, इंक्लूडिंग मी, कि हम माइनिंग में भी हैं, हम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी हैं, हम टेक्सटाइल से भी ताल्लुक़ है हमारा, तो हमें तो ये सारी चीज़ों से वास्ता पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को वो फैसले करने चाहिए कि जो अमेरिका या इंडिया या किसी को खुश करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस वक्त चाइना हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ईरान हमारे साथ ज़रूरी है हमारे लिए, आपका टर्की बहुत ज़रूरी है हमारे, रशिया आज आप देखें कि बहुत करीब आ चुके हैं हम। तो आप ये देखें कि ये जो बेल्ट है हमारा, ये बेल्ट हमारे लिए इकोनॉमिकल बेल्ट है, ये पूरा जो कि पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगा। हम एक बड़े फैसले करने जा रहे हैं। आज 2024 में आपका गवादर एयरपोर्ट दे रहे हैं, ये एयरपोर्ट अपनी तर्ज का बिल्कुल एक अलग उसकी एक, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सीपैक है ये गेम चेंजर है, और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि 2007 में जनरल मुशर्रफ साहब के साथ हमने उस पोर्ट का इफ्तिताह किया, और सिर्फ मेरी नहीं पूरी कौम की, हाँ पूरी कौम की, अरबों रुपये, पंजाब का 70% आपका पंजाब का इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पंजाब की। जी हाँ बिल्कुल। हमें ब्रेक क्या कहा जा रहा है, लेट्स टेक अ ब्रेक। मीरज के मेहमान विद मिनाइल शेख। वेलकम बैक नाजरीन, मीरज के मेहमान विद मिनाइल शेख, हमारे साथ मौजूद है इरफान साहब। इरफान साहब जो हैं वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत बोल्डली लॉगिंग करते हैं, नो डाउट वो बिल्कुल स्केयर नहीं होते किसी चीज़ से भी, तभी वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, तो जब इतनी बोल्डली लॉगिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट भी हैं, तो मुझे आपको लगता है कि आपकी बातें पावर रेडियोज में सुनी जाती होंगी? मेरे ख्याल से देखिए सोशल मीडिया जो है वो आज एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपना मैसेज कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचाएं। देखिए मुश्किल हालात से निकलने के लिए, देखिए डिज़ास्टर को जनरल मुशर्रफ साहब हमेशा कहते थे कि डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी बनाएं।
तो हमने हमेशा कोशिश यही करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो मेरा पावर कॉरिडोर जो है, मेरा बड़ा प्यार है उनमें, बड़ा प्यार है, बड़ा, क्योंकि हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते, वो मुश्किल वक़्त के अंदर हमेशा खड़े होते हैं। तो जब भी मुश्किल वक़्त आता है तो इदारों के साथ खड़ा रहना, बिज़नेस कम्युनिटी, तभी तो मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा इलाहाक है कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो आपने करके देख ली, चार्टर ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी भी करके देख लें। तो ये अगर ये हाँ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हल जो है वो चार्टर ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी में है। और मैं अभी चाइनीज़ कॉन्सुलेट जनरल से अभी जब मैं 10 साल पूरे हुए हमारे CPAC के, तो मैं वहाँ जाके उनसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकातें रहीं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उनके साथ मिल के पाकिस्तान चाइना बिज़नेस फोरम को डेवलप किया उनके साथ मिलके, और उनको और उनकी तमाम तर कुछ बिज़नेस कम्युनिटी और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी मिलके एक फोरम डेवलप कर रहे हैं जो कि बिज़नेस फोरम होगा, जो कि तमाम तर पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही हैं CPEC के हवाले से। और CPEC के अलावा ये CPEC सिर्फ CPEC नहीं है, इससे आपकी एक पूरी एक आप समझ लें कि बिज़नेस के लिए इतने सारे आपके नए नए जो है अरीनाज हैं। अब आप ये देखें कि उसके अंदर आप वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपकी दुनिया की हर वो चीज़ वहाँ से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, और दुनिया की हर 80,000 कंटेनर आपके ये जो आपके जो M9 है उससे 80,000 कंटेनर रोज के गुजरेंगे। तो आप सोच सकती हैं कि वो ये होगा इंशाल्लाह जब ये आपका कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया है ना पूरा, यहाँ से पूरी आपकी पूरा ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट आपको टूल देता हुआ जाएगा, यहाँ से जाएगा ईरान की तरफ, ईरान से जाएगा चाइना, और फिर उसके बाद आपका पूरा साउथ ईस्ट एशिया से मिलेगा। और फिर इससे कितने लोगों को मौके, तो जाहिर पेट्रोल बात है, पंप्स बनेंगे, तो होटल्स बनेंगे, बहुत सारी, मतलब बहुत वाकई गेम चेंजर है। और हमारे साथ इरफान साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप जो है मल्टी पर्सनालिटी हैं, ठीक है, बोल्ड भी हैं, बहुत लॉगिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, आपकी व्यूवरशिप भी बहुत अच्छी है, एंकर भी हैं मैंने सुना है, और आप एक टीवी चैनल भी चलाते रहे हैं। जी, मैं सन टीवी का CEO रहा हूँ और 2 साल मुझे अपना सन टीवी चलाने का एक्सपीरियंस हुआ। और देखें, टीवी चैनल चलाने के बाद मुझे एक ज़रूर एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं, देखें एक टीवी चैनल पे बैठ के आपको पॉलिसी वो बनानी है कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, ना कि आप किसी ग्रुप का या किसी सियासी पार्टी के एहलकार बन जाए। हमें मुल्क के सबसे पहले पाकिस्तान। तो आज पाकिस्तान की जो मीडिया है, मैंने अपने जो मुझे 2 साल मिले, मैंने उसमें पूरी कोशिश की कि मैं पाकिस्तान को बेहतर दिखाऊं, पाकिस्तान की तारीख के ऊपर तवज्जो दूं, पाकिस्तान के उन इश्यूज़ को हाईलाइट करूं कि जो कि बहुत ज़रूरी हो। मगर यहाँ पे मीडिया के ऊपर आप देखें तो आप रेटिंग की तरफ जाते हैं। ऑल टुगेदर अगर जितने भी चैनल्स आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए ही प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो कहीं किसी की तरीके से भी कोई इनको रेटिंग मिल जाए, कोई कंट्रोवर्शियल हो जाए, कॉन्स्पिरेसी हो जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया का काम ये है, अगर पाकिस्तान की मीडिया ये जो अहम सुतून है, अगर ये अहम सुतून अगर सच्चाई पे मबनी हो जाए, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी किस्म का इदारा हो या पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हो या खुद मीडिया हो, वो मेरे ख्याल से कभी भी कोई गलत काम करते हुए 10 बार सोचेंगी, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा सुतून है। वो अब आप देखें ना कि इस किस्म की चीज़ें जो आज सामने आ रही हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, शख्सियत पर देखें, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। ये हम दुनिया को कौन मैसेज दे रहे हैं? उसको हम ही रोकेंगे ना, हम और आप रोकेंगे, और कौन रोकेगा? मतलब हम अगर ये सोचेंगे कि उसको वो रोकेगा या ये रोकेगा, देखिए दीन इस्लाम में 3 तरीके हैं। एक, कि आप जो गलत हो रहा है उसे रोको। 2, जो रोक रहा है उसका साथ दो। और तीसरा जो होता है ना, वो एक बहुत ही मायूस कुन पहलू होता है कि आप दिल में सोचो कि ये बुरा हो रहा है। आज पाकिस्तान की जो कौम है वो तीसरे दर्जे की कौम बनी हुई है। जिस दिन ये कौम बाहर आएगी, और अब ये मैं यहाँ पे आपके चैनल पे ये कहते हुए जा रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि ये फैसले कहीं अपना खुद करने ना शुरू कर दें। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान में जो भी चीज़ें आज ये जो कौम है, इस वक्त आप ये देखें कि एक आम आदमी अपने घर के अंदर खाना नहीं खा सकता। आप हेल्थ पॉलिसी के ऊपर बड़े इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं,
आप यकीन करें या ना करें, अगर बिजनेस कम्युनिटी आज ना हो तो ये रियासत नहीं चल सकती। तो मैं ये समझ जब रियासत होगी तो सियासत होगी। जब आप रियासत को ही नहीं चलने देंगे और आप बिजनेस कम्युनिटी को उनके 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 आप जब भी डिजास्टर हो बिजनेस कम्युनिटी को हर कोई खाया, बिजनेस कम्युनिटी जब भी कोई बुरा वक्त आया और आज मैं आपको कैटेगोरिकली बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये 70% जो आपकी होर्डिंग्स लगी हुई है ना, ये सब बिजनेस कम्युनिटी के पैसों से। ये सियासतदान कोई पैसा लेके नहीं आते, ये सियासतदान आसरों पे या किसी ना किसी के कंधों पे सवार होके हमारे ही फैसले करने आते हैं। तो जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज आपके प्रोग्राम के जरिए तमाम बिजनेस कम्युनिटी को कहूँगा कि खुदारा वेकअप कॉल, जब पैसे भी हमें देने, वोट भी हमें देना है, तो खुदारा आप पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हैं। जब हम सामने आना चाहिए। देखें, जब हम चैम्बर को चला सकते हैं, हम फेडरेशन चला सकते हैं, हम WMO चला सकते हैं, हम बड़े बड़े इदारे चला सकते हैं, तो फिर हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जब वो ही डिजास्टर्स के वक्त भी सामने आ रही है, जब वो हर चीज़ में सामने आ रही है, मुश्किल वक्त में उसको बुला लिया जाता है, जो है कारखाने वो बनाए, ठीक है, सनतें वो लगाए, जॉब पे वो दे, गरीबों का ख्याल वो करे, तो फिर पाकिस्तान को क्यों ना संभाल ले वो। तो मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी में से ही कोई जो है नेक्स्ट हमारा जो सियासी लीडर है, मेरे ख्याल में से तो उसको ही आना चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान की इस जो माशी जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें उसको बाहर निकाल सकता है। अच्छा, इरफान साहब से हम अब ये पूछेंगे कि इरफान साहब बहुत सारे मल्टी टास्क पे लगे हुए हैं, दिन रात अपने लिए, घर के लिए, बेगम के लिए टाइम कैसे निकलता है? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल नहीं, देखिए आप देखें, आप जितना बिजी रहेंगे ना, आपकी लाइफ उतनी अच्छी रहती है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि आपकी मसरूफियत कहाँ गुजर रही है। मगर ज़ाहिर बात है कि जब आप फैमिली की बात की, मैं अपने बच्चों को, फैमिली को बहुत ज़बरदस्त बेहतर टाइम देता हूँ। मगर ज़ाहिर बात है कि आपकी इस बात को ज़रूर मैं सेकंड आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, नहीं, क्यों नहीं देते, हर बिजनेसमैन देता है टाइम। ये बस बातें हैं कि बिजनेस, फैमिली और बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते, और आपकी फैमिली ही से आप आगे चलते हो। इन्हीं के लिए तो मेहनत करनी है, इन्हीं के लिए, फ्यूचर के लिए, और ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके लिए भी, उनके लिए भी, और पीछे वालों के लिए भी। ये आपका डेफिनेटली। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं तो यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि ये कैसी है बदउनवानी, ये कैसी है बदउनवानी, तुम भी सोचो, हम भी सोचें। आज हवा क्यों है तूफ़ानी, तुम भी सोचो, हम भी सोचें। किस पे हम इल्ज़ाम लगाएं, किसको अपनी सफ़ों से हटाएं। शक्लें हैं जानी पहचानी, तुम भी सोचो, हम भी सोचें। तो मेरे ख्याल से आज पूरी कौम को ये पता है कि ये क्या इस वक्त जमहूरियत का हाल है। जो जनाजा निकल रहा हुआ है, ये जनाजा ही है ना जमहूरियत का, कि जब आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ कौम से, जब आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर बाहर मीडिया के ऊपर और असेंबली के अंदर खड़े होकर कहता है कि आपने इस 1.5 साल के अंदर जितने भी कानून पास किए, जितने भी बिल पास किए, इसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, कोई कौम के लिए आपने कोई फैसला नहीं किया, तो मेरे ख्याल से इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती कि आज हमें इस कौम के लिए, मैं समझता हूँ कि इस बड़ी मुसीबतों से, बड़ी तकलीफ़ों से ये मुल्क हासिल हुआ है। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमें पता है कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए जब वो बातें करते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। वो रो पड़ते थे कि क्या इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमें तो तैयार प्लेट में रख के मुल्क मिल गया और फिर तैयार प्लेट में रख के हमने खाना खा लिया। ये ऐसा नहीं है। मुल्क, कौमें ना, कौमें ऐसे नहीं बनती। कौमें बनने के लिए आपको आपके ड्राइंग रूम से बाहर आना होगा। तैयबुल उर्दुगान को हुकूमत उसकी कौम ने दिलाई। अगर वो भी कौम अगर अंदर बैठी होती तो आज तैयबुल उर्दुगान तुर्की को आज ये मकाम ना पहुँच दे सकते। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, सियासतदान चाहे कोई भी हो, रियासती इदारे हमारे हैं और हमारे रहेंगे। हमें अपने रियासत, हम कस्टोडियन हैं हमारी रियासत के, हमारे इदारों के हम कस्टोडियन हैं। हमें किसी सूरत में भी इनके साथ बैठ के नेगोशिएट किया जा सकता है कि गलतियां, कोई मुकद्दस का नहीं है, गलतियां होती हैं, अकले कुल कोई नहीं है। मगर आप ये कहें कि मैं आवाम के जो है वो फैसले जो है वो किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेशन, देखें ना ये जो 9 मई हुआ, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।
मैं समझता हूँ कि इसके पास क्या रह जाता है। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मैनिपुलेशंस नजर आ रही है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। तो या तो हमें अपने इदारों को चाहिए कि आएं और खुल के आके सामने सबको बताएं कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, और क्यों यहाँ पे आज हम ये चीज़ें कर रहे हैं। और बाहर जो बैठे हुए अफवाज पाकिस्तान के लिए बातें करते हैं, मैं उनको खबरदार करता हूँ कि खबरदार, अफवाज पाकिस्तान हमारे सर का ताज है और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अगर उनसे गलतियाँ होंगी तो हमारे में ये जुर्रत है कि हम उनसे बात कर सकें। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप ये जो माहौल बना दिया है कि आज यहाँ से भी लोग उठ रहे हैं, यहाँ से भी उठ रहे हैं। नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, और ये हमारे कल भी सर का ताज था, आज भी सर का। और मैं फिर कहूँगा यहाँ पे आपकी इस बात का तसलसल, कोई एक सेंटेंस ऐसा बोले जो है, यही मैसेज दूंगा कि देखें, सबसे पहले पाकिस्तान, देखें, इदारे हमारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान का मईशत भी मजबूत होगी, बिजनेसमैन मजबूत होगा। बिजनेसमैन मजबूत होगा, आपके नीचे का तबका जो आम गरीब तबका है, जो 55 से 60% आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है, तो आप क्या चाहते हो कि अब क्या हर कोई ये स्नैचिंग के काम शुरू कर दे, कि असला लेके लूटना शुरू कर दे? अगर आप इस कौम को, अगर इस 14 अगस्त को कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मैसेज देना चाहिए सबसे पहले पाकिस्तान, और सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अफवाज पाकिस्तान और इदारों को फिर कहूँगा कि खुदारा, ये जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है कि आप इस मुल्क को एक बेहतर तरफ लेके जाने के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये मेरी नहीं ख्वाहिश, बहुत सारे लोगों की, पूरी कौम की ख्वाहिश है, बिज़नेस कम्युनिटी की ख्वाहिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी इस पे बहुत खुश है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करने के लिए आपके असेंबलियों में पाकिस्तान के लिए बातें हों। हमारे साथ मौजूद है इरफान मेमन साहब, जो कि एक बिल्डर भी हैं, रियल एस्टेट में भी काम करते हैं, पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत वो है, मुशर्रफ साहब के राइट हैंड भी हैं, बहुत करीब हैं। सी पैक के 10 साल जो कंप्लीट हुए हैं उसके अंदर ये जो है एक फाउंडर की हैसियत रखते हैं और मल्टी टास्क पे काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि इदारे अब आए और इस मुल्क को संभालें, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। इसी के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।